पांव पत्थर करके छोड़ेगी, जरा रुक जाइए, चलते रहिएगे तो जमीन भी हम सफर हो जाएगी। एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए। आदरणीय आनंद कक्कड़ जी। नमस्कार मित्रों, गुरुजनों के चरणों में वंदन के साथ ही इस सत्र को शुरू करते हैं। और इस सत्र को शुरू करने के पहले, इससे पहले कि हम हमारे साथ जो युवा पीढ़ी बैठी हुई है इनसे बात शुरू करें, उनसे पहले मैं उन सब युवाओं से मुखातिब होना चाहता हूं, वे एक गुजारिश के साथ कि आप हमको अपना हिस्सा समझिएगा, राइट। और आपको अपने साथ जोड़ने के लिए, और जिस शून्यता और गहराई की हम लोग बात कर रहे हैं युवा पीढ़ी में, जो वक्त के दौर में थोड़ी सी कम हुई है, उसका एक उदाहरण मैं देता हूं। सर ने बोला यहां से बहुत सारे बच्चे चले गए, मगर उन बच्चों का हम ज्यादा जिक्र करना चाहेंगे जो यहां बैठे हैं। मैं आपको एक शेर सुनाता हूं, उसमें एक शब्द आएगा वो से आप सब बहुत बुरी तरह और बहुत अच्छी तरह परिचित हैं दोनों संदर्भों में। तो मैं चाहता हूं कि उस वो की समीक्षा आप करें और आप उत्तर देंगे कि इस वो से आपका क्या संदर्भ है। एक बड़ा ही मशहूर शेर है कि यूं ही बेसबब न फिरा करो, यूं ही बेसबब न फिरा करो, किसी शाम घर भी रहा करो, यूं ही बेसबब न फिरा करो, किसी शाम घर भी रहा करो, वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो। तो यहां वो जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो गजल की सच्ची किताब है। कोई उत्तर देना चाहेगा कि ये वो किससे मुखातिब है? कोई बच्चा? अपनी मां से, एक अपने घर के सदस्य की बात हुई। मैं उसको सरल करता हूं, एक वो जो सबसे चर्चित होती है वो थर्ड पर्सन की भी बात है, एक वो जो अपनी पत्नी है जिसको आप घर छोड़ के जाते हैं, संवाद नहीं करते हैं, वो भी वो शामिल हो सकती है, एक वो ऊपर वाला भी शामिल हो सकता है जब आप स्वयं से बात करते हैं, या अपने वो को जो आपके अंदर है। यानी एक बात के आप देखिए कितने संदर्भ निकलते हैं जो आदमी अपने उम्र और अपने अनुभव के हिसाब से आगे बढ़ता है। बहुत सारी बात होती है कि युवा साहित्य से दूर होता जा रहा है, और बहुत सारी चर्चाएं कि युवाओं को कैसे साहित्य के पास लाएं। मुझे कुछ सिनेरियो अलग लगता है, क्योंकि इतने भोग के साधन बढ़ गए हैं कि उसमें आप इतना ज्यादा बाहर हैं अपने से, तो आप उसको एंजॉय कर रहे हैं। इंटरनेट ने उसमें और फ्यूल डाल दिया है। बात हो रही है जब अपने से संवाद करने की, तो एक ऐसा सिनेरियो खड़ा होता है कि आप क्या पाते हैं कि आप बिल्कुल अकेले हैं, आपके अंदर बहुत बड़ा खोखलापन पैदा हो गया है, बिकॉज अब आपको विजुअलाइज करने की क्षमताएं घट रही हैं, क्योंकि अब हमें संगीत से लेकर कहानी तक देखने की आदत हो गई है, तो हमारा विजुअलाइजेशन खत्म हो गया है। तो इस विजुअलाइजेशन को पुनः जागृत करने के लिए एक युवा पीढ़ी ने कमर कस ली है, और हम देख क्या रहे हैं कि वक्त के साथ में एक युवा लेखकों की एक भीड़ आ गई है। वक्त बदला है, विषय बदला है, नरेट करने का तरीका भी बदला है, और बदलना भी चाहिए। बात वो होनी चाहिए जो आप तक पहुंचे। तो मुझे क्या लगता है कि इस युवा पीढ़ी के दो प्रतिनिधि लेखक हमारे सामने बैठे हैं। मैं सबसे पहले आकांक्षा जी और भगवान जी दोनों का स्वागत करता हूं, और इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। और हम सकारात्मक बात यह कर रहे हैं कि आप दोनों बेस्ट सेलर हैं। बेस्ट सेलर का मतलब है किताबें बहुत बिकी हैं। अच्छा, आप बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, इसके मतलब आपके फॉलोअर्स बहुत हैं, तो ये तो सारी पॉजिटिव बात है ना। तो गैप तो धीरे धीरे भर रहा है ना, आप उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि आपको एक सफलता मिली है, और उस सफलता से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले गाथा परिवार का बहुत आभार, अमित जी का आभार कि उन्होंने ये मौका दिया, ये मंच दिया। और काफी युवा हैं यहाँ पर, तो फिर अच्छा भी लगता है कि युवाओं की हम बात कर रहे हैं। तो जो आप जिस गैप की बात कर रहे हैं, दरअसल आपने जैसे बोला कि अभी सब कुछ मतलब हम लोगों को ऑडियो विजुअल की आदत हो गई है। तो ऑडियो विजुअल की आदत तो हमें दूरदर्शन के जमाने से हो गई है, मतलब ये कोई नई बात नहीं है। बस अब इतना हो गया कि वो जो स्क्रीन था जिसके आगे आपको बैठने की मजबूरी थी, उसको अब आप साथ लेके चल सकते हैं। ये एक अंतर आया है, क्योंकि पहले भी जब आप देखते थे, जब मतलब मैं अपना बचपन अगर याद करूं तो मेरे बचपन में दूरदर्शन बहुत लिमिटेड टाइम के लिए आता था। उसके बाद धीरे धीरे जब मैं थोड़ा सा बड़ी हुई कॉलेज में आई, तो केबल एक होता था, केबल कनेक्शंस आ गए थे, तो हमारा टीवी देखने का समय थोड़ा बढ़ गया था। और उसके बाद जब खबरिया चैनल्स आ गए, 24 आवर मतलब 7 चलने लगे, तब तो फिर देखिए हम और दफ्तर से आने के बाद सबसे पहले टीवी चालू करते थे और टीवी देखते थे।
उसके बाद जब मोबाइल क्रांति ने उसको जब आपके हाथ तक पहुंचा दिया तो अब आपकी मजबूरी नहीं है, फिर ईयर प्लग्स आ गए तो और आपको बहुत ज्यादा आजादी मिल गई कि आप मेट्रो में हैं, बस में हैं, सफर कर रहे हैं, ट्रेन में हैं। कल मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी। जब मैं ट्रेन से यहाँ आ रही थी और मेरे ठीक सामने ऊपर वाली बर्थ पर एक काफी यंग लड़की थी, और जब वो आई और उसके कान में ईयर प्लग था, बराबर वो बात करती हुई आई, बात करते हुए उसने सामान डाला, बात करते हुए उसने अपनी बर्थ ली, और उसके बाद निश्चित तौर पर उसने कोई फिल्म लगाई होगी और वो फिल्म देखने लगी। और लगभग 2-2:30 बजे तक अंधेरे में वो मूवी देखती रही। तो उसके पास वो आजादी थी तो उसने वो चीज किया। तो जो पढ़ने वाली बात है, तो वो शुरू से मैं अपने बचपन से सुनती आ रही हूँ कि पाठक कम हो रहे हैं, शायद इसलिए धर्मयुग, सरिता, मुक्ता जैसी किताबें बंद हो गई। तो जो जिस हम गैप को देखते हैं, हम जिस गैप की बात करते हैं, वो गैप था, अब हमें दिखने लगा है। क्योंकि इसलिए दिखने लगा है क्योंकि अब तकनीक हमारे आसपास इतनी ज्यादा मतलब उसने हमें घेर लिया है, हमारे आसपास इतनी ज्यादा आ गई है। और दूसरी जो चीज होती है कि अभी हिंदी की अगर मैं केवल बात करूं कि वो गैप क्यों हमें दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो यंग जनरेशन के बच्चे होते हैं वो मुझसे पूछते हैं कई बार कि हम क्या पढ़ें। मतलब मेरे वक्त में मैं शिवानी प्रेमचंद पढ़ सकती थी, मेरे वक्त में शरद चंद्र पढ़ सकती थी, है ना, मेरे वक्त पढ़ने के लिए सामग्री थी। अभी जैसे भगवंत हमारे साथ है, भगवंत की किताबें बहुत बिकती हैं, भगवंत को बहुत लोग पढ़ते हैं, दिव्य प्रकाश दुबे को पढ़ते हैं, सत्यव्यास को पढ़ते हैं, लेकिन ये लोग सोशल मीडिया पे हैं, बेस्टसेलर जैसी सूची आती तो पता चलता और पढ़ते हैं तो लोगों को लगता है कि हाँ। तो जो लोग हैं, लेखक हैं, जो नए लोग हैं, या जो हम लिखते हैं, तो वो गैप जो होता है ना, उस गैप को केवल और केवल भाषा मतलब उसकी खाई को पाट सकती है। वो क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ शुरू से अगर आप देखें वाचिक परंपरा रही है ना, श्रुति हमारे यहाँ परंपरा रही है, कहा जाया गया और सुना गया, उसे याद रखा गया। तो हमारे यहाँ श्रुति स्मृति पर जो हम बात करते थे कि किसी ने कहा, सुना, उसको फिर लिखा गया, फिर डॉक्यूमेंटेशन हुआ। तो जब भाषा धीरे धीरे बदलने लगी तो भगवंत को पसंद करने वाले लोग इतने क्यों हैं? क्योंकि भगवंत की भाषा जो है वो नई पीढ़ी को कनेक्ट करती है। उनको लगता है कि वो मेरे लिए लिखा गया है, क्योंकि वो परिवेश को पकड़ पाते हैं। तो वो जो गैप है, वो गैप भाषा से कम होगा। जितनी भाषा कम्युनिकेटिव होती चलेगी, जितनी इन्वॉल्वमेंट होता चलेगा, उतना वो गैप कम होता जाएगा। देखिए, हम साहित्य मंच पे बैठे हैं और बहन ने जो बात कही वो कितनी इंपॉर्टेंट हो गई है आज के लिए, कि अगर हमें कम्युनिकेट करना है, वो कम्युनिकेशन ही क्या, वो भाषा ही क्या, वो पद या वो कहानी क्या जो कम्युनिकेट ना हो सके। कम्युनिकेट करने का ये अर्थ नहीं कि मैंने बोला, कम्युनिकेट का अर्थ उसको क्या सुनाई पड़ा और उसने क्या समझा। तो इस समझ की बात को ये शायद हमारे नए लेखक बहुत अच्छा आज की पीढ़ी से संवाद कर पा रहे हैं। इसका यह कतई मतलब नहीं कि साहित्य की जो ओरिजिनल रूपरेखा है, जो उसका वास्तविक रूप है, उससे भागा जाए, नहीं। यहां हम उतर रहे हैं उनको ऊपर लाने के लिए, क्योंकि जब वो इन सीढ़ियों से चढ़ते ऊपर पहुंचेंगे तो उनको वो सब साहित्य मिलेगा जो हमारा साहित्य है। तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। और मजे की बात यह है कि जब भगवंत लिखते हैं और ऐसे विषय को इस उम्र में टच करते हैं, आप इत्तेफाक से मेरी बेटी से भी छोटे हैं, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं युवाओं के साथ बैठा हुआ हूं, तो इस बात की अपने आप में बड़ी तारीफ है मुझे। और आपने एक विषय को छुआ। हम लोग फिल्में देख रहे हैं, आजकल के बच्चों की बड़ी फेवरेट फिल्म है ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इन्होंने एक बड़ा अच्छा टाइटल चुना, जिंदगी 50-50। तो मैं बड़ा आकर्षित हुआ इस लेख की तरफ कि भाई ये कहानी पढ़ी जाए। तो उसमें जो निकल के आया वो चौंकाने वाला था कि कैसे हम एक किन्नर समाज, जो बहुत ही ज्यादा सताया और उपेक्षित समाज है, उसकी जो व्यथाएं हैं उसको भाषण न देते हुए एक संवाद के रूप में लेखकों तक पहुंचाए, पढ़ने वालों तक पहुंचाया जाए। उसके लिए मैं भगवंत को दाद देता हूं। और शायद इसीलिए आपकी ये रचना जिंदगी 50-50 इतनी प्रसिद्ध हुई। आप जरा इस विषय पर भी छू लें अपनी बात कहते कहते। नमस्कार आप सभी को, गाथा को, कि मुझे बुलाया। सर, आपने जैसे बात की जिंदगी जो है ना 50-50 की, तो होता क्या है कि ये कलाम साहब ने कहा है कि सोच किसी बाप की जागीर नहीं। तो
आप ये जो भी लोग हैं, नए लोग हैं, वो सोचने की ये क्षमता जो है ना रखते हैं। लेकिन होता क्या है ना, ऐसी ये भाषा हो, शैली हो, है ना, कई चीजों पे वो खरे नहीं उतर पाते हैं। तो जो है ना, कई मामलों में उनको बोला जाता है कि आप ये अच्छा नहीं लिखते हैं। लेकिन साहित्य का ये मतलब होता है कि ये समाज की बात हो, समाज की ये कमियों की बात हो, समाज की चीजों की बात हो। तो जब ये मैंने ये लिखना जो है ना शुरू किया, तो मेरा पूरा मेन फोकस था कि मैं ये समाज की बात कैसे करूं। मेन था, देखिए, ये लेखन ये भाषा की बात ही नहीं है। भाषा एक जो है ना माध्यम है। मेन ये आत्मा क्या है ना, उस पे जो टॉपिक है, क्या देना चाहते हैं आप समाज को, क्या बेहतर देना। आज की ये डेट पे हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये एसी पे बैठे हैं, लाइट पे टब पे बैठे हैं, तो मेरे ये पूर्वजों ने सोचा कि जो मेरे आने वाली पीढ़ी है को बेहतर समाज जो है ना दे सकूं। लेकिन यदि मैं आप लोग जाने वाली पीढ़ी को बेहतर चीजें, बेहतर जो है ना चीजें नहीं दे पाते हैं, तो ये मुझ में आप में ही दिक्कत है। ठीक है, तो ये मेरा जो है ना मानना ये रहा है कि मैं आने वाली पीढ़ी को बेहतर चीजें, बेहतर लेखन, बेहतर टॉपिक ये कैसे दे पाऊं। लेखन, देखिए, दो चीजें, आप यहाँ जो है ना बैठे हैं लोग, बाकी जो बाहर लोग जो है ना 2 सेकंड में जो है ना चेंज जो है ना कर रहे हैं, 2 सेकंड पे जो है ना डील। आप तो 10 मिनट के बाद भी जो है ना बैठे हैं ना यहाँ पे, ये याद की ये काबिलियत जो है ना दिखा रहा है कि आप ये समाज को बेहतर देखना चाहते हैं। तो आज यहाँ बोलता हूँ मैं सभी जगह पे लाया जाता हूँ सब कुछ। क्यों? क्योंकि मैं ये साहित्य से बिलोंग करता हूँ। साहित्य का जो है मतलब ही होता है ना कि ये समाज की बात, गरीबों की बात है ना, पिछड़े की बात। यदि कोई या आप सभी में से कोई बात जो है ना पिछड़े की नहीं सुनना चाहते, तो मीन्स आप ये साहित्य से नहीं जुड़े हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो मेरा मतलब है ना लेखन का ये रहा है कि मैं ये समाज के निम्न लोगों की बातें ये करूं, निम्न लोगों को आगे जो है ना बढ़ाऊं सब चीजों पे। लेकिन 2 चीजें हैं यहाँ पे, एक तो जो ना टॉपिक है, दूसरा भाषा। आप जानते होंगे कि जो है ना, आपको कोई टीचर कुछ भी जो है ना पढ़ाता जो है ना रहा है, कोई भी ये कितना जो है ना ज्ञानी हो, कुछ भी हो, यदि वो सही टॉपिक को सही ही ढंग से नहीं वो पढ़ा पा रहा, तो चीज नहीं जा पाती है। जो आसान ये जो है ना भाषा में पढ़ाता है ना, चीजें जाती हैं। तो लेखन भी सेम चीज है कि आसान जो है ना भाषा में चीजों को लिखेंगे
तो बात ये जाएगी। कठिन जो है ना भाषा में जो है ना लिखेंगे तो नहीं जाएगी। एक जोरदार तालियां भगवान के लिए। तो सारी बात घूम फिर के इस बात पे आई कि वो जो बात दिल में है या समाज की है या निम्न वर्ग की है उसको हम कम्युनिकेट कर दें। बच्चों आप अलर्ट हो जाइए, जॉन इलिया की बात करने जा रहा हूं। जॉन इलिया आप सबके बहुत ही प्रेमी शायर हैं। उन्होंने एक बात कही कि एक ही हादसा तो है, एक ही हादसा तो है कि ये जिंदगी आज तक बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। तो बात नहीं कही गई और बात नहीं सुनी गई को जब एक महिला लेखक सुनती है, समझती है, देखती है अपने परिवेश में, तो आजकल की जो नई महिला है जो स्वावलंबी है, अपने कामकाज में है, बराबर से कंधा मिला के चल रही है, तो उनकी संवेदनाओं को भी और विषयों के साथ जब टच करती हैं तो आकांक्षा जी की रचनाएं बहुत ही मुखर होके आती हैं। मैं चूंकि पीछे पीढ़ी से आता हूं तो आपकी कई रचनाएं मैंने पढ़ी हैं। उसमें 3 सहेलियां 3 प्रेमी और कंट्रोल आर्ट एंड डिलीट, तो ये जो ऐसी रचनाएं जिसमें बिल्कुल आज के शब्दावली का इस्तेमाल है, आज के परिवेश का इस्तेमाल है, वो जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे, चूंकि मैं पीछे पीढ़ी से आ रहा हूं, तो मैंने ममता जी की दौड़ बहुत याद आती है। तो जब हम दौड़ को देखते हैं उनकी, ममता कालिया जी की, और जब आपकी इन कहानियों को देखते हैं तो मुझे लगता है ये उसका एक्सटेंशन है। तो बहुत बहुत बधाई। और आपकी किताब का नाम इतना एक गीत जैसा है, मैं और मेरी कहानियां। अक्सर ये बातें करते हैं कि तुमने ये कहानियां पढ़ी होती तो तुमको भी मजा आता। तो मैं और मेरी कहानियां आपकी किताब का नाम है, एक किताब का, तो उसमें ये कहानियां समाहित हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप जिस तरह अपने समाज को देख रहे हैं और खास तौर से महिलाओं को देख रहे हैं, नई जमाने की महिला को, उसकी बात को जिस तरह आप कह रहे हैं, उसके पीछे आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जब हम लिखते हैं कोई भी, जैसे परिवेश की आपने बात की या महिलाओं की बात की, तो जैसे भगवंत ने बहुत अच्छी बात कही कि आप समाज को क्या देकर जा रहे हैं, समाज को आप क्या दे रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैं समाज को अलग नजरिए से देख रही हूँ। अभी जैसे मैं स्टेज पर हूँ तो मैं शायद सब लोगों को देख पा रही हूँ, मेरा एक पैन व्यू बन रहा है। आप वहां से देख पा रहे हैं तो हम तीनों को देख पा रहे हैं। आप अपने अगल बगल नहीं देख पा रहे हैं, पीछे नहीं देख पा रहे हैं ना। बर्ड्स आई व्यू जिसको बोलते हैं, वो मेरे पास फिलहाल है। तो एक लेखक के पास जो होता है ना, वो बिल्कुल वही दृष्टिकोण, वही नजरिया होता है। और जो वो नजरिया लेके नहीं चलता है वो पाठकों तक नहीं पहुंच पाता है। जहां तक शहरी महिलाओं की, मतलब कहानियों में जब हम बात करते हैं तो ज्यादातर महिलाओं से उम्मीद की जाती है कि वो प्रेम कहानियां लिखेंगी या किसी महिला की दुख भरी कहानी लिखेंगी या उनके पिछड़ेपन पे लिखेंगी। लेकिन महिलाएं पिछड़ी नहीं है, महिलाएं दुख भरी वो वैसी है ही नहीं कि वो महादेवी वर्मा की पंक्तियों वाली हैं कि मैं दुख भरी मतलब नीर की बदली, वैसी वाली नहीं है उनकी। मतलब ना आंखों में आंसू है ना आंचल में ये है। मतलब वो कुछ, वो जब उनसे आगे निकलती है तो कभी कभी लोग को चमत्कृत होते हैं कि अरे ऐसा हो गया। तो जो ऐसा हो गया है यही महिला लेखिका या बहुत सारी महिला लेखिका कर रही हैं। जैसे मेरी अपनी एक कहानी है, मणिकर्णिका उसका नाम है। और ग्रामीण परिवेश की जब बात करते हैं तो मैंने गांव को कभी जिया नहीं है। मैं उतनी सौभाग्यशाली नहीं रही कि मेरा बचपन या मेरा जवानी या मेरा घर या परिवार गांव में होता। हम जड़ों से कटे हुए लोग थे जो आग लाकर और शहर की जमीन पर रौंप दिए गए थे और हम वहीं पले बढ़े, वही खाद पानी से हम बड़े हुए। तो वो जो शहर में आकर, जब मैंने अपने शहर में ही मैं पली बड़ी हूँ, शहर में ही आके मैंने नौकरी की, तो मणिकर्णिका कहानी उन महिलाओं की कहानी है जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, जो आया का काम करती है। और वो महिलाएं जब बाइक चलाना सीख लेती हैं और उसके बाद वो जब बाहर जाती हैं और उनकी दुनिया अलग बदलती है। तो कुछ लोगों का कहना था कि ये तो फिल्मी कहानी है, जब वो लड़ रही है तो वो फिल्म की तरह लग रहा है। तो क्या फिल्म समाज नहीं है? क्या फिल्म समाज से नहीं आती है या समाज से फिल्में नहीं निकलती हैं? जब आप साहित्य समाज का दर्पण है बोलते हैं या फिल्म उसका दर्पण है या फिल्म आईना है बोलते हैं, तब फिर कहानियों पे इल्जाम क्यों कि वो फिल्मों की तरह नहीं होनी चाहिए या वो उनका फिल्मांकन। आप फिल्मांकन के लिए कहानियां ढूंढते हैं और कहानियों में अगर फिल्म आता है तो आपको परेशानी होती है।
तो जो ये वाली बातें होती हैं वो कहीं न कहीं महिलाओं की भूमिका को रिड्यूस कर देती हैं। जब वो रिड्यूस करती हैं तो उन कहानियों को छोटी कहानियां मान लिया जाता है और उन कहानियों का कद कम हो जाता है। इसलिए उन कहानियों का ज्यादा आना जरूरी है जिनमें शहरी महिलाओं की परेशानियां, जैसे ममता सिंह एक रेडियो सखी के नाम से काफी फेमस है और उनकी कहानी है कि वो जा रही हैं दफ्तर और छोटा सा बच्चा उसको क्रैच में छोड़ना है। तब तक बच्चा आराम से जाता है और जैसे ही क्रैच के दरवाजे पे पहुंचता है वो जोर से पल्लू पकड़ लेता है और वो बहुत मुश्किल से मुट्ठी छुड़ाती हैं और वो देखती हैं कि उसके पल्लू पे उस बच्चे की मुट्ठियों के अभी भी सलवट के निशान है। तो ये जब मैं माँ बनी और मैं अपने बच्चे को जब छोड़ के ऑफिस जाने लगी तो वो मेरे दिमाग में वो मतलब दृश्य बसा हुआ था कि बच्चे को छोड़कर किसी क्रैच में और जब माँ जाती है और जब वो दफ्तर में उन परिस्थितियों से जूझती है। कई बार मेरे दफ्तर में भी दिक्कतें होती हैं और जैसे किसी महिला को जाना होता है तो कोई बोलता है कि आज मेरे बच्चे का वैक्सीनेशन है या मेरे बच्चे को बुखार आ गया है, तो पहला किसी मेल कलीग का मतलब संवाद ही ये होता है कि अरे नहीं नहीं आप तो जाइए। मतलब वो जो आप तो जाइए का जो एहसान है, लहजा है कि नहीं नहीं आप तो जाइए, आपका तो रोज का ही है। तो आप जाइए वाला जो है वो इतनी लियाकत से, इतनी विनम्रता से बोला वाक्य है कि जो महिला जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते हैं, जब तक नौकरी नहीं कर लेती, उस उम्र मतलब ताउम्र वो आप तो जाइए वाक्य का बोझ ढोती रहती है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरह आपने उसको। समय को देखते हुए अब हम एक टॉपिक को बिल्कुल रेडिकल चेंज करते हैं और एक शेर है कि जमाना भला हमें कैंचियों से डराता है क्या, जमाना भला हमें कैंचियों से डराता है क्या कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ान भरते हैं। तो इस हौसले की बात और इस जज्बे को फुएल करने के लिए भगवंत जी की एक किताब है जिसका नाम है तुम्हें जीतना होगा। तो 2 मोटिवेशनल बुक्स आपने लिखी हैं, तो कहानी के परिवेश से निकलकर जरा ये मोटिवेशनल बुक्स की तरफ हम मुड़ते हैं और भगवत जी से उनकी प्रेरणा समझते हैं कि तुम्हें जीतना होगा की जरूरत और कैसे पाठकों तक ये पहुंची। नमस्कार सर। जब तक बिके ना थे, कोई पूछता ना था, आप सभी ने जो है ना, आप सभी ने खरीद कर जनमोल कर दिया। तो कई सारी चीजें जो होती है लाइफ में कि एक लेखन होता है, दूसरा बिकना होता है। तो लेखन के साथ में यदि जो है ना बिकते हैं तो समाज में भी पहचाने जाते हैं, है नहीं बिकते आप ये कितना अच्छा लेखन हो आप नहीं पहचाने जाते हैं। तो होता क्या है ना, देखिए आपने ये कई कहानियां या ये सुनी भी होंगी कि एक आदमी था, अपना जो है ना ये शिक्षा पाया, नौकरी किया, सब चीजें, लेकिन जब तक आपके जीवन में कोई ये समस्या नहीं होगी, किसी को देख लें, तब तक जीवन में आप बहुत आगे नहीं जा सकते। जो ये समस्या होती है ना, यही आपको मोटिवेट जो है ना करती है कि आपको जीवन की जो भी ये सामान्यता की रेखा है उसको तोड़ के आगे बढ़ना है। जब तक आपके जीवन में कोई ऐसी ये समस्या नहीं होगी ना, सरकारी ये नौकरी पाएंगे या अपना लिखेंगे पढ़ेंगे और जो है ना चले जाएंगे। लेकिन आप देख लें किसी भी आदमी को पूरे दुनिया में, वो तभी आगे बढ़ा होगा जब जीवन में कोई ना कोई उसके ये समस्या होगी। हम सभी की ये जिंदगी जो है, हम जो है ना सभी की है ना, हाँ 90 साल है, 100 साल है, जो है ना जो भी साल है या आपको या जो है ना मुझे कोई भी ये 100 साल के बाद में याद नहीं रखेगा।
कोई नहीं रखेगा यहाँ पर बैठा हुआ। लेकिन यदि हम अपने आने वाली पीढ़ी को वो कुछ दे करके जाएंगे तो याद रखेगा। वो तभी दे करके जाएंगे कि जब हमने झेला होगा कुछ भी। जब तक हम झेलेंगे नहीं तब तक के तोड़ेंगे नहीं। यही जीवन की चीजें हैं, फलसफा। आप सभी यहां बैठे हैं, आप का धन्यवाद। लेकिन जीवन में कुछ ये करना है ना, तो कभी भी अपने ये बेटों को रोके नहीं कि बेटा क्या होता क्या है ना। हम चाहते हैं कि दूसरे का बेटा भगत सिंह बने या अमिताभ जो है ना बने, मेरा बेटा बैंक के पीओ बने। और हम दूसरे के बेटे में ताली जो है ना बजाएं जाकर, हम सभी चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये 90 साल 70 साल का जो जीवन है ये नहीं चाहते कि मेरा बेटा ये कठिनाई से बिताए। क्यों? 70 साल चला जाएगा भैया यार। हम लोग यहाँ आज है, कल नहीं होंगे। कल दूसरे लोग बैठे होंगे, कौन याद करेगा राकेश जी को, विनोद जी को, सब लोगों को। जब हम बेहतर करेंगे जीवन में, नई पीढ़ी को देकर के जाएंगे, तो ही हम ये आने जो है ना कि पीढ़ी को हम कुछ दे करके ही जाएंगे और बेहतर चीजें बना करके जाएंगे। शुक्रिया, बहुत अच्छा बोला आपने, और आपकी बातें बहुत ही प्रेरणादायक हैं और युवाओं के हृदय तक पहुंचेंगी। और जो भी आपकी किताब पढ़ रहा है उसे सीखेगा। ज्यादातर ये साहित्य वेस्टर्न उसमें ज्यादा अवेलेबल था, मगर आप जैसे युवा लेखकों की वजह से अब ये हमारे हिंदी में भी बहुत प्रखरता से ये सब्जेक्ट उभर के आ रहा है। शायद इसीलिए ट्रांसलेशन वर्क बहुत ज्यादा शुरू हो गया है। और अब इस आखिरी सत्र में जब मैं आकांक्षा जी की तरफ एक प्रश्न रखूंगा और उसके बाद इस सत्र का समापन करेंगे, तो एक बात तो आपने मानी कि अगर हमें जीवन में अपने गहराई चाहिए, अपने संवाद में अपने स्वयं से बात करने की जरूरत महसूस होती है, तो साहित्य का बहुत बड़ा योगदान है। आप साहित्य तक पहुंचिए और देखिए फिर साहित्य आपको कहां पहुंचाता है। मैं बात उस हृदय, उस कोमल हृदय की कर रहा हूं जिसमें संगीत है, जिसमें कविता है, जिसमें संवाद है। और इन विषयों पर जब हम आते हैं तो आपकी एक कविता की एक किताब है जी मेरी, जिसमें है वो मैं और नहीं, उसका क्या नाम सर, उसका बताइएगा जरा। है जी, एक टुकड़ा आसमान। एक टुकड़ा आसमान में जो कुछ कविताएं हैं, अगर आप उसमें से कोई आज हमारे युवाओं के सामने पेश करें तो उससे हम कविता से भी जुड़ेंगे, दिल और प्यार से भी जुड़ेंगे। आइए। अब बहुत अरसा हुआ कविताएं लिखती नहीं हूँ, और मतलब बहुत अच्छा अमेरिकन क्वालिटी का बादाम भी नहीं खाती हूँ लेकिन कुछ याद है तो मैं कोशिश करती हूँ। उस कविता का शीर्षक है औरत के शरीर में लोहा। औरत लेती है लोहा हर रोज आने जाने वाले आशिकों से। औरत लेती है लोहा हर रोज आने जाने वाले आशिकों से। औरत लड़ती है, चढ़ाई जाती है जैसे हाल पर। औरत घर और दफ्तर के बीच का साध लेती है संतुलन, जैसा होता है लोहे के चबाने जैसा। बावजूद इसके उसकी गुनगुनी कोख में नन्ही किलकारी तोड़ देती है दम, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं खून में लोहे की कमी थी। क्या बात है। इस बात से एक बात ये निकलती है कि जो कविता संवाद कर लेती है सरलता से, वो कुछ अपने आप में बहुत ही बड़ी बात होती है। तो इस बात से एक बात फिर निकलती है कि भगवान जी की और भी बहुत सारी कहानियां हैं, उपन्यास हैं। इस समय आप नया लेखन क्या कर रहे हैं, इस पे अगर आप चाहें तो कुछ प्रकाश डालें। लेखन सर, मैं ये जो है ना कई बार देखिए लेखन
में ये कई बार ये आपको टाइम देना पड़ता है, कई बार ये जो है ना, हाँ, सोचना चढ़ना पड़ता है, लेकिन या आप लेखन सिर्फ ये लिखना नहीं होता, लेखक भी लेखक नहीं होता, लेखक होता है जो है ना विचारक, सोचने वाला, समाज के बारे में सोचने वाला। तो मेन क्या होता है कि आप क्या सोचते हैं समाज के लिए। जब आपका 90 जो है ना 90% ये टाइम सोचने में जाना चाहिए, 10% ये लिखने में जाना चाहिए। तो आप यदि हमसे पूछ रहे हैं क्या लिख रहा हूं, तो आज की डेट तो मैं जो है ना, हाँ, सोच रहा हूं कि यहाँ क्या चीज को बेहतर लिखा जा सकता है, ताकि आने वाली हाँ पीढ़ी को बेहतर चीजें दे करके जाऊं। बहुत बढ़िया बात। अब एक शेर है कि दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। तो अब जब दिल धड़कने की बात चलती है, तो एक साइंटिफिकली अगर बात करें तो 1 मिनट में कितनी बार दिल धड़कता है, बताइएगा जोर से। नहीं, सुनाई नहीं पड़ा। 72 बार पड़ता है। तो आपने एक ऐसा अप्रोच किया कि यूं तो दिल 72 बार धड़कता है, मगर 73 अरमान है दिल में। ये एक एक्स्ट्रा अरमान जो लेकर आपने शीर्षक बनाया, 72 धड़कने 73 अरमान, ये एक कहानी आकांक्षा जी की है। मैं चाहूंगा उस कहानी का एक छोटा सा रूप हम सबको दिखाएं। इस शीर्षक की भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। मैं अपने पिता को बहुत याद करती हूँ, अब वो है नहीं, तो थोड़ी मैं हड़बड़ी में रहती हूँ। मुझे बहुत सारी चीजें बहुत कम वक्त में करनी रहती हैं। तो पापा से एक बार ऐसी बात करी थी, तो मैंने पापा को बोला कि ऐसा है, ये नहीं हो पा रहा है, मुझे ये भी करना है, ऐसा करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हो जाएगा आराम से, अभी तुम्हारी उम्र क्या है। तो मैंने बोला नहीं नहीं, बहुत उम्र चली जा रही है तेजी से, ऐसा करना है, ये करना है। तो उन्होंने ऐसे बोला कि बेटा दिल में 72 बार ही धड़कता है, लेकिन तुम्हारी ना जो इच्छाएं हैं वो कम, मतलब उससे भी धड़कन से भी ज्यादा है। और अचानक मेरे मुंह से निकला 72 धड़कनें और पापा 73 अरमान है मेरे। और मैंने उसको नोट डाउन करके रख लिया। और जब मैंने वो कहानी लिखनी शुरू की, तो अभी जैसे मतलब मैं पॉलिटिकल नहीं होना चाहती हूँ किसी भी कार्यक्रम में क्योंकि वो फिर बात जो होती है बहस दूर तलक जाती है, हर सभी के अपने वो होते हैं। तो जब मैंने ये कहानी लिखनी शुरू की थी, तो ज्यादातर जो प्रेम विवाह पे आप देखिएगा कभी भी ना ग्रे एरिया नहीं होता है कपल्स के लिए। या तो बहुत लविंग चार्मिंग माँ बाप होंगे, एकदम अनुपम खेर की तरह, कि बेटा जिसको ले आएगा उसको गले लगा रहे हैं और भांगड़ा पा रहे हैं और मतलब खुश होके। और या तो बिल्कुल एकदम परेश रावल या अमरीश पुरी की तरह बाप होंगे जो हाथ पकड़ के रखेंगे कि सिमरन को जाने ही नहीं देंगे। तो लव मैरिज करने वालों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि वो ग्रे एरिया पे, मतलब सामान्य तौर पे शादी नहीं कर पाते, या तो एक्सट्रीम पे प्रेम, एक्सट्रीम पे मतलब लड़ाई झगड़ा होता है। और अगर वो शादी आंतर धार्मिक हो, मतलब अगर आप इंटरफेथ शादी कर रहे हैं तब तो फिर मतलब भगवान ही मालिक होता है उन शादियों का। तो मैंने 2-3 मेरे परिचित हैं, कुछ मित्र हैं, किससे सुने, और जब मुझे लगा कि अंतर धार्मिक शादियां भी नॉर्मल शादी की तरह होती हैं, सोसाइटी उनको बड़ा बना देती है। मतलब अगर किसी बनिए ने किसी ब्राह्मण से शादी कर ली, किसी ब्राह्मण ने किसी जाट से शादी कर ली, तब तक तो थोड़ा कि अरे पंजाबियों में शादी कर ली है हमारी लड़की ने, या अरे गुजराती में चला गया है लड़का हमारा, उस तरह का एक माता पिता के अंदर वो होता है। लेकिन यदि हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से शादी कर ले, और मुस्लिम लड़का यदि खुदा ना खास्ता हिंदू लड़की से शादी कर ली, तो वो हमारा पर्सनल अफेयर हो जाता है। मीडिया का, पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का तो होता ही है, क्योंकि वो तो रिश्तेदारों का तो हर शादियों में होता है। तो वो जो पूरा सोसाइटी इन्वॉल्व होती है उस शादी में, तो मैंने उन शादियों को देखा कि वो भी नॉर्मल शादी की तरह हैं, नॉर्मल कपल हैं, नॉर्मल तरीके से झगड़ रहे हैं। तो 72 धड़कने 73 अरमान शादी में
दंगा नहीं हो रहा है, फसाद नहीं हो रहा है, झगड़ा नहीं हो रहा है, बहुत आसानी से शादी है और आसानी से वो लोग अलग हो जा रहे हैं और बहुत छोटे कारणों से। मतलब अभी तलाक की दर हमने देखते ही रोज बढ़ रही है और सुप्रीम कोर्ट के पास अभी पिछले दिनों टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट आई थी कि सुप्रीम कोर्ट के पास कम से कम 10,000 केसेस पेंडिंग है। मतलब फैमिली कोर्ट के आने के बाद वहां पर वो चाहते हैं कि सेपरेशन हो जाए। तो मेरे दिमाग में कि जब शादियां होती हैं और उनको लोग अलग हो जाने के लिए भी बहुत सामान्य तरीके से अलग हो जाते हैं, तो क्या वजह है कि उन शादियों को अकेले मतलब उसको उस दृष्टि से नहीं देखा जाता है? क्यों उसको पॉलिटिसाइज कर दिया जाता है? क्यों उसके अंदर राजनीति आ जाती है? तो दरअसल वो उस राजनीति से बाहर समाज में एक सामान्य दंपत्ति की कहानी है जो नहीं रह पाते हैं अपने स्वभाव की वजह से या अपनी इच्छाओं की वजह से और अलग हो जाते हैं। लेकिन चूंकि वो हिंदू मुस्लिम के टैग के साथ एक साथ आए थे, इसलिए अलग होने के उन कारणों पे मैंने उन पे बात करने की कोशिश की है। और इसके साथ ही हमारा गुफ्तगू का ये सेशन समाप्त होता है और मजा ये रहा कि आप भी इसमें शामिल रहे और इस सेशन को आपने यादगार बना दिया। आज हमारे इन दोनों मित्रों के लिए मैं एक छोटा सा एक शेर अर्ज करके इनका थैंक यू कहना चाहूंगा कि गुफ्तगू अच्छी लगी, ज़ौक़े नजर अच्छा लगा, मुद्दतों के बाद कोई हम सफर अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।